Hey guys, welcome you all once again in my channel Toppers Forum. Myself विनय त्रिपाठी। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर 26 अप्रैल से लेकर के और 28 अप्रैल तक का। इसी में बीच में एक दिन संडे भी है। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी ऑफिस क्लोज चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो आ नहीं रही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है उस पर हम लोग बात करेंगे। ध्यान रहे कि जो भी करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं वो मेनली टारगेट करके यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन को। दूसरी बात यह है कि यदि आप हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक टारगेट के साथ आपको पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा और पूरे कोर्स में पढ़ाने के बाद ये लगभग गारंटी होगी कि आप मोर देन 100 क्वेश्चन सही सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। चलिए तो बिना लेट के शुरू करते हैं। तो चलिए आज की जो सबसे पहली न्यूज हम लोग शुरू करेंगे वो है वर्ल्ड वाइपो डे से। तो देखिए यहाँ पर जो बात की जाएगी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे की बात हम लोग करेंगे। विश्व बुद्धिमत्ता दिवस आप इसे कह सकते हैं। इंटेलेक्ट दोस्तों हर बच्चों के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक इंटेलेक्ट होता है, जैसे वो कोई रिसर्च करके कोई नया इनोवेशन करके अपने देश के लिए एक मिसाल कायम करता है। तो इसके लिए आप मेनली 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे मनाते हैं। सवाल ये है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे कौन मनाता है? सेलिब्रेटेड बाई मेनली, तो मेनली सेलिब्रेटेड बाई वाइपो। अब आप कहेंगे कि सर ये वाइपो क्या है? तो वाइपो जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसे आप कहते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो बच्चों हेडक्वार्टर है, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, आप याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। वाइपो का हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे कि जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है, और वाइपो जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ध्यान दीजिएगा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन की। बच्चों आज थोड़ा हम लोग तेजी से पढ़ेंगे, वीडियो की लेंथ भी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आराम से धैर्य के साथ लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही बच्चों 26 अप्रैल 1986 की जब बात आती है तो दिल दहल जाता है। क्या हुआ था? एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। इसे हम लोग इतिहास में चेरनोबिल एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं, या चेरनोबिल डिजास्टर के नाम से आप जानते हैं। तो चेरनोबिल डिजास्टर, चेरनोबिल एक शहर का नाम है, और इट वाज द न्यूक्लियर डिजास्टर। यह एक नाभिकीय आपदा थी। चेरनोबिल शहर जो है वो यूक्रेन में है, और रात के समय में अचानक से न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर गया था, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जा रहा था मुख्यतः उस स्मार्ट शहर को एनर्जी देने के लिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि यदि आप एनर्जी के लिए कोई न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहे हैं और कुछ कारणों की वजह से वो ब्लास्ट कर जाए, तो ये एक न्यूक्लियर अटैक के रूप में कह सकते हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट के रूप में कह सकते हैं, बदल जाता है। हालांकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं, हाई सिक्योरिटी मेजर की जाती है, लेकिन चेरनोबिल में ऐसा हुआ था, और इसकी वजह से बेलारूस, रसिया और यूक्रेन, 3 देशों में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो ध्यान रखेंगे 26 अप्रैल 1986 चेरनोबिल एक्सीडेंट या चेरनोबिल डिजास्टर कैसा डिजास्टर था? आंसर होगा न्यूक्लियर डिजास्टर था। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा चुका है। इसीलिए दुनिया भर में लगे हुए अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जांच के लिए यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है IAEA, इस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि IAEA क्या है। तो IAEA क्या करती है? IAEA का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका यही काम है कि पूरी दुनिया भर में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है या होना है, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, और न्यूक्लियर फ्यूल का कहीं बम बनाने के लिए इन्रिचमेंट तो नहीं चल रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने और इंस्पेक्ट करने का काम IAEA करती है। इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है। और वियना कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में है, और ऑस्ट्रिया जो है वो एक कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में। फाइन, तो ये आप याद रखेंगे। और ये भी एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1957 में। ध्यान देंगे आप, चर्चा में रहती है भारत के लिए। भारत अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर इनको परमिशन नहीं देता है अपनी सॉवरेनिटी को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो न्यूज है हमारे पास
आपके काम का है, और इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आना तय है आपके। आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 वर्षों से लगातार या तो LIGO प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, या तो ब्लैक होल के बारे में पूछा जा रहा है, और या तो स्पेशल थियरी और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की जो थियरी थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो न्यूज क्या है कि स्पेस में 2 ब्लैक होल्स को LIGO ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया है। ब्लैक होल्स जो है वो कोलाइड किए हैं, टकराए हैं एक दूसरे से, और उनकी एक जो ग्रेविटेशनल वेव फ्रीक्वेंसी है वो नोटिस की गई है। तो यहाँ पर आपसे उसके बारे में नहीं पूछेंगे क्या घटना हुई, घटना आपसे LIGO के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मेनली इसका काम क्या है स्पेस में, मतलब आप कह सकते हैं कि टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट्स, जो स्पेस में जो घटनाएं घट रही हैं उनका अध्ययन करना इसका मेन काम होता है LIGO का। अब हमारे यहाँ परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की संभावना क्या है? सबसे पहली संभावना यह है कि USA के बाद इंडिया ऐसा दूसरा देश आप कह सकते हैं जिसने LIGO प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। तो अब सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया में जो LIGO प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, इंडियाज LIGO प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो आंसर होगा ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, हिंगोली महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में LIGO प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। अब इस पर आपसे एक और सवाल पूछ सकते हैं कि जो इंडिया का LIGO प्रोजेक्ट है वो कौन से डिपार्टमेंट और कौन सी मिनिस्ट्री के तहत काम करेगा? तो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का मतलब हो गया बच्चों एटॉमिक एनर्जी, DAE एंड DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है DAE, ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, और जो DST है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत वर्क करती है। तो LIGO प्रोजेक्ट के बारे में इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और खुद से आप लोग ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ब्लैक होल्स क्या होते हैं, पिछले ही साल UPPCS में क्वेश्चन आएगा, सॉरी आया था, अब अगले साल भी आ सकता है, कभी भी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ठीक है। अब अगली न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या है उसे हम समझते हैं। तो हम समझते हैं अगली न्यूज हमारी क्या। अगली न्यूज ये है कि NTPC ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से चलने वाली कार को लॉन्च किया है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसने लॉन्च किया है? NTPC ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार को। कहाँ लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया है और लेह में लॉन्च किया है। तो आप इसको शॉर्ट में लिख लेंगे, NTPC लॉन्च्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार। कहां पर लॉन्च किया दोस्तों? तो दोस्तों ये लॉन्च किया इन न्यू दिल्ली एंड लेह। ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूल सेल के कॉम्बिनेशन से ये चलेगा। इसका बेनिफिट क्या है आप जानते हैं, हाइड्रोजन जो है एक क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, पॉल्यूशन होना ही नहीं, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होना। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चलने से क्या बनेगा? वो वाटर बनेगा। तो जितना भी हमारी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है या इस तरीके के दूसरे जो सोर्स हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की मदद से देश चलेगा। मजा आ जाएगा। क्लाइमेट चेंज जो बहुत तेजी से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे और एकदम साफ सुथरा पर्यावरण जिसकी कल्पना करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा इसके माध्यम से। ठीक है बच्चों, आगे अगली जो न्यूज है वो आपके काम की है थोड़ी सी। पाकिस्तान ने अपना एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किया है। तो एंटी शिप मिसाइल क्या होती है? जो जहाज को या नाव को इंटरसेप्ट कर देती है, मार देती है। समुद्र में जहाज चल रही है तो उनको किसी मिसाइल से मार दिया जाए तो वो एंटी शिप मिसाइल कहलाती हैं। तो उन्होंने टेस्ट किया है या बताने के लिए कि मतलब हमारे पास भी है। किसको बताना चाहते हैं? मुख्यतः साउथ एशिया की बात करें तो भारत को बताना चाहते हैं। अरे भारत को क्या बताओगे आप? भारत के पास तो एंटी शिप मिसाइलों की एक पूरी सीरीज बनी हुई है। मैं इंडिया के एंटी शिप मिसाइलों की बात यदि आपसे करूं तो आप समझ रहे होंगे। धनुष है हमारे पास अंडर डेवलपमेंट, ये भी बहुत अच्छा है। ये पृथ्वी 3 का वर्जन है। निर्भय हमारे पास है, निर्भय अंडर डेवलपमेंट सब सोनिक क्रूज मिसाइल हम बना रहे हैं। ब्रह्मोस है,
दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल मानी जाती है। यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है और निर्भय हमारा स्वदेशी है, धनुष भी स्वदेशी है। इसके बाद से हमारे पास ब्रह्मोस 2 है, ब्रह्मोस एनजी है, तमाम ऐसे मिसाइलें हमने बना रखी हैं। ये सब हमने रशिया के साथ ज्वाइंट टेक्नोलॉजी से बनाया है, ये हमारा स्वदेशी है। ये सब एंटी शिप मिसाइलें हैं। तो पाकिस्तान ने जो टेस्ट किया उससे हमें कोई घबराने वाली बात नहीं ना, उससे कोई हमें चिंता की बात करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ बच्चों। एक और न्यूज आ रही है कि ओजोन लेयर में जो आर्कटिक रीजन में जो होल था वो अपने आप को सेल्फ हील कर रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग अपने घरों में हैं, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ही कम है, बहुत कम हुआ। पूरी दुनिया में पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत कम हुआ है। तो ओजोन की जो परत थी, जो उसमें कहते एक होल हो गया था, बहुत ज़्यादा वो पतली हो गई थी, वो अब धीरे धीरे अपने आप को ठीक कर रही है, रीगेन कर रही है। तो ये अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर से आपसे सवाल क्या पूछ सकते हैं, सिंपल वही कि ओजोन कैसे बनता है, तो यूवी किरणों से बनता है। ओजोन क्या करता है, तो यूवी किरणों को एब्जॉर्ब करता है, सूर्य के हानिकारक किरणों से हमें बचाता है, और इसको मेजर करने की जो यूनिट होती है वो डॉप्सन होती है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन पर पूछ सकते हैं। अगली जो न्यूज है बच्चों वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से इसको समझिएगा। यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया है, वार्न का मतलब चेतावनी दी है कि हंगर क्राइसिस आ सकती है। हंगर क्राइसिस, हंगर क्राइसिस। यूनाइटेड नेशन ने यह कहा है कि भूख की समस्या पूरी दुनिया में उत्पन्न हो सकती है ड्यू टू कोविड-19। और एक स्पेकुलेशन है, एक अनुमान लगाया गया है कि लगभग 3 लाख लोगों की लाइफ जा सकती है भूखमरी से। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन समझना है वो क्या समझना है कि यदि ऐसा हो रहा है तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स डाइल्यूट हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, या जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजी। मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट का सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट है, जिसे 2030 तक हमें अचीव करना है, उसमें आप नोटिस करेंगे तो कुल 17 गोल हैं 2030 तक हमें अचीव करना है। और जो गोल नंबर 2 है ये क्या है, ये है जीरो हंगर, मतलब पूरी दुनिया में कोई भी भूखमरी से ना मरे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 2 है। और वहीं यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि लगभग 3 लाख लोगों की जान जा सकती है भूखमरी से। तो एसडीजी के लक्ष्यों को भी हम लग रहा है कि अचीव नहीं कर पाएंगे ठीक से, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को भी कहीं ना कहीं उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है बेटा, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एक तरीके की एडवाइजरी बॉडी आप कह सकते हैं, एडवाइजरी बॉडी है। ये एक तरीके से आप इसको रेगुलेटरी बॉडी भी कहेंगे। कुछ मामलों में ये रेगुलेटरी बॉडी की तरह से काम करती है, कुछ मामलों में ये एडवाइजरी बॉडी की तरह से काम करती है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये रोम में है। और रोम आपको पता होगा कहाँ पर है, रोम आपका इटली में है, दुनिया भर में चर्चा में है। तो आपको यहाँ पर यही सब बातें ध्यान में रखनी है कि यूनाइटेड नेशन की जो भुखमरी की वार्निंग आई है इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं WFP को अपना कार्यक्रम थोड़ा और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के गोल 2 को अचीव करना है एनी हाउ बाई 2030। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली जो न्यूज हमारे पास है वो है आपके काम की एक एक्सरसाइज है जिसे हम लोग पिच ब्लैक कहते हैं। डिफेंस एक्सरसाइज होती है ऑस्ट्रेलिया में, इसको कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। तो पिच एक्सरसाइज है जो कैंसिल हो गई है, कैंसिल्ड हो गई है, मैंने बताया आप लोगों को ड्यू टू कोविड-19। तो ये कहाँ पर होनी थी, ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन एयरफोर्स के लोग भी पार्टिसिपेट करते, बट ड्यू टू कोविड-19 ये सब कैंसिल। आपको पता है पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार की जहाजें नहीं चल रही हैं। ध्यान देंगे, मतलब किसी भी प्रकार की, मतलब जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करती हैं, कार्गो फ्लाइट्स तो चल रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल एक्सरसाइज है वो ऑक्स इंडेक्स कहते हैं उसको, वो 2018 में पहली बार शुरू किया था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो आपके काम निश्चित रूप से आ सकता है, वो हम लोग देखते हैं। भारत में
हाल ही में इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना की है। मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया ने IFSCA की स्थापना की है। एक एक्ट इसके लिए 2019 में आया था, आपको यदि आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा तो याद रखिएगा, ये एक्ट जो आया था वो 2019 में आया था। और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये आपसे इसका हेडक्वार्टर आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस पर थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अब क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी? नाम से ही लग रहा है जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस, बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो होती हैं, जो एक तरीके से जो एजेंसी हैं, सेबी हैं, RBI हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व रहती हैं, उनके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस देंगे और उस ट्रांजैक्शंस पर इनकी नज़र होगी। तो इस पर कभी डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल 9 मेंबर होंगे और 3 साल इनका समय होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो हमारी न्यूज है वो है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो ये विश्व दिवस मनाया जाता है फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। मतलब जो आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की जरूरत होती है। तो ये मनाया जाता है बच्चों 28 अप्रैल को। और इसका जो मेनली जो सेलिब्रेशन है या जो अवेयरनेस का काम है वो ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो आपको पता होगा, इस्टेब्लिश्ड इन 1919 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये आपको याद रखना है। 28 इस वर्ष के लिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जरूरी है, याद रखेंगे आप लोग ये। इसके बाद जो अगली न्यूज हमारी वो ब्रिक्स को लेकर के है। ब्रिक्स की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है कोविड-19 को लेकर के। तो ब्रिक्स पर फिर वही सवाल कि ब्रिक्स कब बना था, तो 2019 में बना था। और इसका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ 2019 में, तो आंसर होगा ब्राजील में हुआ है। और ध्यान दीजिएगा सम्मेलन कभी पूछे तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये आपका ब्रिक्स है, तो मैंने कहा कि 2019 वाला ब्राजील में हुआ है। तो ये बच्चों अल्फाबेटिकली चलता है, अगला जो पूछा जाएगा वो रसिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, इस तरीके से ये रोटेट करेगा। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत कहीं से नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए जो पैकेज दिया है कोविड-19 का, वो दिया है लगभग आप मान के चलो कि $1.5 बिलियन का। तो यहाँ पर आपसे सवाल क्या पूछेंगे, वही कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला में है। कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1966 में हुआ था। मैंने कहा कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर आपसे पूछेंगे, आप याद रखेंगे मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है। और मैंने कहा कि स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और बैंक चर्चा में है AIIB, इस पर भी पूछ सकते हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये फंक्शनल है 2016 से, 2015 में इसका काम सारा हो गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है बच्चों, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, तो AIIB और ADB पर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अपनी नजर बनाए रखिए इस पर। इसके बाद एक न्यूज आ रही थी जल शक्ति अभियान को लेकर के। जानते हैं आप लोग मानसून आने वाला है और बहुत सारे हिंदुस्तान के बहुत सारे जिलों में रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर पानी की भारी कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए मानसून आने से पहले ही मनरेगा के तहत जो है वो ढेर सारे वाटर सेट प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। ये मिशन जल शक्ति अभियान के तहत चल रहा है। तो जल शक्ति अभियान जो है आपका वो 2019 में लॉन्च किया गया था, याद होगा आपको, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था यदि आपने पढ़ा होगा तो ये जल शक्ति मंत्रालय को लेकर के न्यूज है, मिशन जल शक्ति अभियान। इसके बाद बच्चों जो इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके काम की, ये सवाल भी आ सकता है कि एंटी आरओ, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी आरओ का मतलब हो गया नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ये जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके का इसने एक वार्निंग दिया है कि जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का यूज बढ़ा हुआ है।
ऐसे केस में ना साइबर अटैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब साइबर खतरे ज़्यादा हैं। आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके दूसरे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उन पर अटैक हो सकते हैं, वायरस के, मालवेयर अटैक हो सकता है। तो ये इसने वार्निंग दिया है, तो इस वजह से ये चर्चा में आ गया। अब ये क्या है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में, और ये वर्क करता है, वर्क्स अंडर NSA इन PMO ऑफिस। मतलब जो भारत के NSA होते हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके तहत ही काम करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NTRO के बारे में कब स्टैब्लिश हुआ था, यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको और ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि इस तरह की इंडिया में सर्ट इन मतलब CERT, इनका मतलब इंडिया। तो सर्ट इन ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ये भी साइबर सिक्योरिटी से बचाती है भारत को, मतलब वार्निंग देती है, उसके लिए एक्शंस लेती हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सर्ट इन क्या है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भारत के लिए साइबर सिक्योरिटी काम करती है। तो अब बच्चों यहाँ तक हो गया है जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और इसके आगे की न्यूज़ के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करते रहिए। आज स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही होगी तो कोई बात नहीं है, अगले में थोड़ी कम हो जाएगी। थैंक यू।